तो भूकंप मूल, जहाँ पर भूकंप का उद्गम होता है, यानी जब पृथ्वी के बीचों बीच जहाँ पर भूकंप का उद्गम होता है उसे भूकंप मूल एवं। तो आज की वीडियो महासंग्राम होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो भी छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उन लोगों ने ज्योग्राफी यानी कि भूगोल ले रखा है और उनका पेपर है जो प्रश्न पत्र शीर्षक है वो है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल का। आने वाले दिनों में जिन भी छात्र छात्राओं का एग्जाम होने वाला है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना है। इसमें आप लोग क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप लोगों को पूरा महासंग्राम वीडियो यानी कि आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आंसर्स के साथ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो बिना देरी किए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या दिया गया है, यानी कि नोट क्या दिया गया है, निर्देश वगैरह। तो टाइम दिया गया है 2 घंटे। जो मैक्सिमम मार्क्स है इसमें 75। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देना है आप लोग को। हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी के साथ साथ आप लोगों को उसके आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। तो हाउ मेनी इरास इन पीरियड्स आर दियर इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी कि भूवैज्ञानिक समय सारणी को कितने कल्पों एवं युगों में बांटा गया है। तो भूवैज्ञानिक जो समय सारणी है उसे कितने कल्प और कितने युग में बांटा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। लेकिन इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना भी होता जा रहा है, तो ये क्वेश्चन अब ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इसके साथ साथ व्हाट इज कोर, यानी क्रोड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो है ही। ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इससे तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्रोड क्या है, यानी कि जो आंतरिक परत होती है ना उसी क्रोड कहते हैं। जो 1/3 काट होता है ना इसे, तो 1/3 काट का जो नीचे वाला हिस्सा था ये कोर या क्रोड, इसे ही बोला जाता है। अब देखते हैं कि व्हाट इज द फोकस एंड इपी सेंटर इन अर्थक्वेक, यानी भूकंप मूल एवं भूकंप अभिकेंद्र किसे कहते हैं। तो भूकंप मूल, जहाँ पर भूकंप का उद्गम होता है, यानी जब पृथ्वी के बीचों बीच जहाँ पर भूकंप का उद्गम होता है उसे भूकंप मूल एवं भूकंप मूल से सीधा लंबवत यानी 90 डिग्री ऊपर जब स्थल पर यानी भूपर्पटी पर भूकंप का जहाँ पहले आभास होता है उस केंद्र को या उस स्थल को क्या कहते हैं, भूकंप अभिकेंद्र कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। भौतिक भूगोल को आप लोगों को परिभाषित करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बहिर्जात शक्तियाँ क्या क्या है, बहिर्जात शक्तियाँ और भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग देख लेना चैनल पर विजिट करके। जिन लोगों का कल एग्जाम है उन लोग भी अच्छे से देख लेना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहिर्जात शक्तियाँ क्या होती है, जो बाहर से लगने वाले कारक होते हैं, बाह्य कारकों के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाली शक्तियाँ, जैसे कि अपक्षय, अपर्दन, क्षेप, अनाच्छादन, ये सब क्या है, ये सब बहिर्जात शक्तियाँ हैं। फिर क्या है, डिफाइन डेल्टा, डेल्टा को परिभाषित कीजिए। डेल्टा क्या है, डेल्टा तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब नदियाँ बहती हैं और जब समतल भूमि पर पहुंचते हैं तो वहां पर लाई गई मिट्टी को बीच बीच में छोड़ती जाती हैं, तो वहां पर जो मिट्टी बीच में उठा रह जाता है यानी जो मिट्टी छोड़ देती है वो मिट्टी डेल्टा कहलाती है। यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बरखान क्या होता है, ये भी एक निक्षेपण क्रिया द्वारा बना एक स्थलाकृति है। इसी के साथ साथ वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। तो वायुमंडल की जो एक है लाइफ लेयर, यानी कि जिंदगी की जो एक परत है, ओजोन परत जिसे आप लोग बोलते हैं। ओजोन परत ऐसी एक परत है जो पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। इससे हमारे चर्म रोग यानी कि जो चमड़ी वाले रोग होते हैं, स्किन
वो नहीं होता है। वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन सी हैं? वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखना है और उनके बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र कर देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय टाइड्स, यानी ज्वार भाटा से क्या तात्पर्य है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी, ज्वार भाटा क्या है? तो चंद्रमा द्वारा लगाई गई गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्र जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया को हम ज्वार तथा जल स्तर का नीचे गिरना और उससे वापस लौटना क्या होता है? भाटा कहलाता है। लघुत्तरीय प्रश्न में हम देखते हैं कि 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और 200 शब्दों में देना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर के हैं। पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित किसी एक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किसी एक सिद्धांत की व्याख्या करना है। कौन सा सिद्धांत? आप लोगों को लाप्लास का सिद्धांत, ऑटो शिफ्ट की प्रक्रिया, निहारिका परिकल्पना या फिर बिग बैंग थ्योरी, कोई भी आप लोग, रसेल का सिद्धांत, कोई भी आप लोग लिख सकते हो। इसी के साथ साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विवेचना कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक भौतिक आधार पर बांटी गई है, एक रासायनिक आधार पर। इसी के साथ साथ प्राट के विचारों के संबंध में भू संतुलन की व्याख्या कीजिए। प्राट का भू संतुलन नियम बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये भी। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन और है, डेविस का अपवर्तन चक्र, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसी के साथ साथ क्या है, भूकंप किसे कहते हैं, इनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो भूकंप किसे कहते हैं, या तो आप लोगों को पता ही होगा कि भूकंप क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों के खिसकने से जो पृथ्वी के अंदर हलचल होती है उसे भूकंप कहते हैं, और इनके प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इनके कुछ प्रभाव लाभदायक भी होते हैं और कुछ प्रभाव हानिकारक भी होते हैं, तो आप लोग एक बार देख लेना। वलित पर्वतों का जन्म भूसन्नतियों से हुआ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जो वलित पर्वत है वो भूसन्नतियों से होता है, जैसे कि सन्नत क्या होता है? भूसन्नत एक ऐसे क्रिया है भूसन्नतियों से, जब मतलब पृथ्वी में संपीड़न बोलते हैं, ये जैसे संपीड़न होता है ना इसे, तो जब ऐसा होता है तो पृथ्वी की कुछ परतें, मतलब कुछ हिस्सा ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ऐसे करके वलित पर्वत का निर्माण होता है। ये कथन का आपको व्याख्या करना है। इसी के साथ साथ शैलों का वर्गीकरण कीजिए तथा आग्नेय शैलों की उत्पत्ति तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान शैल जो मिट्टी ही होती है, इसके बारे में आप लोगों को लिख देना है। पवन एवं वायुदाब में संबंध क्या है? पवन संचार पर वायुदाब के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। पवन एवं वायुदाब में क्या संबंध है? पवन क्या है और वायुदाब क्या है? आप लोगों को शायद पता होगी कि वायुदाब की पेटियां कभी कभी पूछ लेते हैं, वायुदाब राशियां। तो टोटल 7 प्रकार की वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं पूरे विश्व में। और पवन संचार पर वायुदाब के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसी के साथ साथ वायु राशियों का वर्गीकरण कीजिए। वायु राशि कितनी है? जैसे कि मैंने अभी पूछा था, वायु राशि या वायुदाब पेटी तो 7 प्रकार की होती है, इसे आप लोगों को लिख देना है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी 500 वर्ड्स में आप लोगों को सब एक क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है और 15 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप लोग सोच लीजिए कि ये क्वेश्चन यदि आप हल करते हो तो आप लोग के 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन जो क्या पूछा गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। प्लेट विवर्तन से क्या अभिप्राय है, यानी कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक्स। प्रमुख प्लेटों का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्लेट विवर्तन की क्या है? जो प्लेट विवर्तन की है और प्रमुख प्लेटों का विस्तृत वर्णन कीजिए। जैसे अफ्रीकन प्लेट हो गया, एक एशियाई प्लेट है, भारतीय प्लेट एक भी बन रही है, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटें हैं। और प्लेट विवर्तन की क्या है कि जब प्लेटों के टूटकर उनसे एक नए प्लेट का निर्माण हो, तो इससे कहीं प्लेट विवर्तन की कहते हैं।
व्हाट इज मीन्ड बाई साइकिल ऑफ इरोजन, एक्सप्लेन नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इन डिटेल्स। अपरदन चक्र से क्या तात्पर्य है, सामान्य अपरदन चक्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। जैसे मैंने बताया था आपको डेविस का अपरदन चक्र, तो डेविस का अपरदन चक्र यदि आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एकदम कोई भी अपरदन चक्र से आएगा तो आप लोग अच्छे से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की व्याख्या कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, इसी के साथ साथ प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये दोनों आप लोगों को देख लेना है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसी के साथ साथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे हम केवल चर्चा करेंगे। नियोजोइक कल्प अथवा नूतन कल्प, ये देख लेते हैं एक बार। इसके अंतर्गत टिलेओसीन, प्लाइस्टोसीन एवं होलोसीन युग आते हैं। टिलेओसीन युग विशाल शाकाहारी एवं आधुनिक पालतू पशुओं के पूर्वजों का युग माना जाता है। इस समय अल्पाइन पर्वतों का स्थानीय रूप से कहीं कहीं अंतिम उत्थान हुआ। इसकी आयु 1.7 करोड़ वर्ष पूर्व की मानी जाती है। चीन का पेकिंग मानव एवं जावा मानव इसी युग का माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। जो इरा होते हैं, यानी जैसे अभी पीरियड पूछा गया था ना पृथ्वी की उत्पत्ति का, तो इसी से रिलेटेड ये उसका एक भाग है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसके हिसाब से क्या है कि पृथ्वी के विशाल भूखंड पर हिम विस्तार हुआ एवं प्लेस्टोसीन हिमयुग से आज से 10-15 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। सागर तल लगभग 60 मीटर नीचे चला गया। सियाल पर्वत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, ये आप लोगों को अच्छे से तैयार करके रखना है। पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों की परत के ठीक नीचे यह प्रथम परत फैली है। इसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम दो तत्वों की अधिकता रहती है। इसके आधार पर इसका नाम सिलिका और ये एल यानी एल्युमिनियम रखा गया है। सियाल यानी सिलिका और ए अल का मतलब एल्युमिनियम। इसका घनत्व 2.4 से 2.9 के बंध रहता है। यहाँ की प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट समूह से संबंधित हैं। इस परत की मोटाई महासागरों की तली के निकट कम है। यह 50 से 300 किलोमीटर तक मानी गई है। वर्तमान में इसे 120 किलोमीटर ही मानते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल पर विजिट करके एक बार अच्छे से देख लेना। यदि अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसी के साथ साथ यदि आप लोगों को PDF वगैरह चाहिए तो वो सब मिल जाएगा आप लोगों को। कहाँ पर वो मिल जाएगा आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल पर। आप लोगों को एक बार टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी थी, यदि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन जो हो गए हैं जो सब्जेक्ट, उनका क्वेश्चन पेपर यदि आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दे तो आप लोगों की अति मेहरबानी होगी। इसी के साथ साथ भूपर्पटी से क्या आशय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है अति लघु उत्तरीय का, कि ऊपरी तथा मध्यम परत को मिलाकर आर्थर होम्स ने पपड़ी का नाम दिया है। इस परत में सियाल की संपूर्ण परत तथा सीमा की ऊपरी परत को सम्मिलित किया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। भूकंप की उत्पत्ति प्राचीन विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है भूकंप की उत्पत्ति का। तो प्राचीन मतानुसार उसे दैविक शक्ति का परिणाम माना जाता है। कालांतर में धारणा बनी कि जब पृथ्वी पर पाप अधिक होने लगते हैं तो उनके भार से पृथ्वी हिलने लगती है। बाद में लोगों ने समझा कि पृथ्वी किसी जानवर के ऊपर रखी है। जब जानवर हिलता है तो पृथ्वी में कंपन होती है। जिसे अभी भी बहुत सारे लोगों का मानना है, हिंदू धर्म में प्रचलित है कि जो पृथ्वी है वो शेषनाग के ऊपर है, यानी शेषनाग के फन के ऊपर। जैसे शेषनाग का ये फन हो गया, या उतना अच्छा अर्थ नहीं है मेरा, शेषनाग का ये फन हो गया, इसी के ऊपर ही पृथ्वी हमारी टंगी हुई है। तो ये मानना है उनका कि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर है, तो उन्हीं मतलब जानवर के ऊपर इनका मानना। तो जब सांप जो है वो जब फैन इधर उधर हिलाएगा तो इसी का मतलब इनका है कि भूकंप आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। टर्की, कालीमंटन, बुल्गारिया आदि में पृथ्वी भैंसे के सींग पर टिकी मानी गई है। बताइए कैसे कैसे लोग हैं। टर्की, कालीमंटन और बुल्गारिया में
क्या माना गया है कि पृथ्वी भैंसे के सींग पर टिकी हुई है। उत्तरी अमेरिका में इसे कछुए पर, ईरान में केकड़े पर माना गया है और तिब्बत में मेंढक तथा सुलावेसी में सुअर पर आधारित मानी गई। बताइए भाई, सब लोग बोलते हैं कि केवल भारत में अंधविश्वास है, लेकिन भारत के साथ साथ जितने भी देश हैं सब कहीं अंधविश्वास फैला हुआ है। भारत में पृथ्वी को शेषनाग के सिर पर टिका हुआ बताया गया है। देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है बताया गया है, शेषनाग के ऊपर। इनके हिलने से पृथ्वी में कंपन होता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि प्राचीन विचारधारा कितनी खतरनाक थी भाई, क्या बताएं आपको। इसी के साथ साथ ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को सब क्वेश्चन अच्छे तैयार कर लेना है, अगर ना फंसे तो फिर आकर मेरे कमेंट में बोलना कि भाई आपका क्वेश्चन नहीं फंसा। वायरस्टेस्टर महोदय के अनुसार ज्वालामुखी प्रायः एक गोल या लगभग गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है, जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, जल, तरल, लावा तथा चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी की धरातल पर प्रकट होते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी घटना का सीधा संबंध पृथ्वी की विभिन्न गहराइयों में होने वाली विशेष प्रक्रियाओं एवं घटनाओं से है। इसका जो शॉर्टकट बनता है, शॉर्टकट ये बनता है कि जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो इससे मिलने वाली गैसें बाहर निकल आती हैं, तो इससे लावा कहते हैं। इस प्रकार लावा तथा गैसें मिलकर मैग्मा बन जाता है। मैग्मा आग्नेय चट्टानें बनने का वर्तमान में आधार है, यानी जो मैग्मा होती है वही आग्नेय चट्टानें बनाती हैं। अब देख सकते हैं भू संतुलन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो भू संतुलन सामान्यतः पृथ्वी पर विभिन्न भार के उच्चावचनों में स्थिरता का पाया जाना ही भू संतुलन है। जैसे कि कहीं पर पहाड़ है और कहीं पर समुद्र है। अब पहाड़ का अगर ये हिस्सा टूट कर इधर आ गया तो इसके लिए अब इधर भारी था, इधर ज़्यादा मतलब थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो इसके लिए भू संतुलन बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, जो भू संतुलन बनाता है तो इसी को यहाँ पर भू संतुलन की परिभाषा दी गई है। इस प्रकार परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, पर्वत, पठार, मैदान एवं गहराइयों में स्थित क्षेत्रों, झील, समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को संतुलन की दशा कहा जाता है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और ही बहुत इम्पोर्टेंट है, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं। और इसी के साथ साथ नीचे आप लोग देख लेना प्लेट विवर्तनिकी से क्या आशा है। तो मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें इसे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक आज हो जाएगा और एक नेक्स्ट डे हम कर लेंगे। तो वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं, जिनका विस्तार प्रायः हर महाद्वीप में पाया जाता है। यदि इसके विस्तरण पर दृष्टिपात किया जाए तो महाद्वीपीय किनारों पर ये तो उत्तर, दक्षिण या पूर्व पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं। हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज, एटलस आदि वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। वलित पर्वत में कई अपनति तथा अवनतियां पाई जाती हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी नेक्स्ट दिन हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पार्ट आने वाला उसमें हम चर्चा करेंगे कि प्लेट विवर्तन की और बहुत सारे भी क्वेश्चन हैं जो आप लोग को अभी सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।